हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैक एग्जाम पे। जैसा कि देख रहे हैं एनसीईआरटी का चल रहा है क्लास। इसमें क्लास 7 का 2 चैप्टर हो गया था, पादपों में पोषण एंड प्राणियों में पोषण। ये दोनों कंप्लीट हो गया था। अगर आप लोग नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लें। ये क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का तीसरा चैप्टर है, जो है ऊष्मा। और इसी वीडियो में हम पूरा क्लास 7 का जितने भी चैप्टर है, सारे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वन लाइनर, इसी में कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे से जो है क्लास 8 का स्टार्ट होगा। तो आप लोग से फिर पिछले बार की तरह इस बार भी बोलेंगे, पहले एक बार बुक पढ़िए। जिस चैप्टर का वन लाइनर लगा रहे हैं उसका एक बार बुक पढ़ लीजिए। बुक पढ़ने के बाद यहाँ पे आकर वन लाइनर बनाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? तो यहाँ पे तापमान का मात्रक पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल दाब का मात्रक है। ध्यान देखिएगा, पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। इसमें से ऑप्शन वन लाइनर होने के कारण जो है ना, इसमें से ऑप्शन बहुत जो तीन तीन ऑप्शन होते हैं वो हाइड किया हुआ है। ठीक है, कहता है कथन में कौन सही है? ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, सही है। द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है, ये भी सही है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाती है, सही है। तीनों सही है इसका। जो ऊष्मा जो होता है ठोस में कैसे चालन विधि द्वारा गर्म होता है, द्रव और गैस में संघनन विधि के द्वारा जो है संवहन विधि के द्वारा स्थानांतरित होता है। ठीक है, वही कह रहे हैं यहाँ पे। ठोसों में प्रायः ऊष्मा किसके कारण स्थानांतरित होती है? ठोस में हमेशा चालन के कारण। किसके द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण। विकिरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है क्या कहलाती है? चालन कहलाती है। जब भी ठोस बर्तन होगा, जैसे कढ़ाई रखे होंगे, कढ़ाई में जिससे हम लोग सब्जी चलाते हैं, उस बर्तन को देखिएगा, ऐसे कढ़ाई में छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे पूरा ऊपरी सिरा तक गर्म हो जाता है। तो कौन सा विधि के द्वारा गर्म? चालन विधि के द्वारा गर्म होता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव दोनों में, संवहन के द्वारा। किस प्रक्रिया में पदार्थ के कारण कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं? ठीक है, कण होगा यहाँ पे, कारण नहीं होगा, कण होगा, संवहन के कारण। आग पर रखी पतीली का जल किसके द्वारा गर्म होता है? संवहन। देखिए यहाँ पे पतीली अगर बोलता है तो वो जो है मतलब चालन विधि द्वारा होता है, लेकिन पतीली का जो है जल बोल रहा है, जल। क्वेश्चन में ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो गलती कर जाइएगा। पतीली का जल क्या संवहन विधि द्वारा गर्म होगा? हम लोग पीछे पढ़े ना, संवहन जो होता है द्रव और गैस में किस विधि द्वारा? तो संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। आग पर हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर विचार करना है। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है, सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, भी सही है। उपरोक्त कथन में से कौन सही है? तो ये दोनों कथन सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य यानी सही बताना है। कहता है गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग के वस्तु की अपेक्षा उसमें विकिरण को कम अवशोषित करती है, नहीं, तो गलत हो जाएगा। ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं, इसका कारण यह है कि ऊन उष्मारोधी है, सही है। इसमें इसके रखे रेखे जो रेशा होता है ना, उसके बीच में वायु फंसी रहती है, सही बात है, वायु फंसी रहती है उसके बीच में। इसका आंसर हो जाएगा केवल दो। अगला क्वेश्चन कहता है गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को प्रवर्तित कर देते हैं। श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश का प्रवर्तित कर देते हैं। जो श्वेत वस्त्र होता है ना, वो संपूर्ण प्रकाश का क्या कर देता है? प्रवर्तित कर देता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट संबंधित है किससे? तापक्रम में संबंधित है। थर्मोस्टेट तापक्रम में संबंधित है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। थर्मामीटर के बल्ब में कौन सा द्रव भरा जाता है? पारा भरा जाता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक। ये प्रयोगशाला वाला तापमापी बोल रहा है। जल में ऊष्मा का स्थानांतरण की विधि है संवहन। जो पीछे पड़े द्रव और गैस में क्या है? संवहन। जल क्या है? द्रव है। चालन, देखिए यहाँ पे चालन करा ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि है चालन। ठोस में जो चालन विधि होता है।
ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है? तो गर्म से ठंडी वस्तु की ऊष्मा जो हमेशा स्थानांतरित होती है। किस प्रक्रम द्वारा सब्जी बनाते समय हैंडल गर्म हो जाता है? चालन। यही जब जो हैंडल से जो सब्जी चलाते हैं तो देखिए उसको छोड़ दीजिएगा तो हैंडल लास्ट छोर गर्म हो जाता है। तो किस विधि द्वारा गर्म होता है? वही चालन विधि द्वारा जो है गर्म हो जाता है। कहता है द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? द्रवों में संवहन की विधि से होता है। अब फिर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रात्रि के समय सागर तटीय क्षेत्र में स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली दैनिक पवनों को पवन होगा, यहाँ पे क्या होगा? पवन होगा। दैनिक पवनों को स्थल समीर कहते हैं, सही है। दोपहर के समय समुद्र से स्थल की ओर अपवाहित होने वाली दैनिक पवन होगा यहाँ पे, फिर ठीक है, यहाँ पर भी पवन होगा और वो सागर समीर कहते हैं, भी सही। उपयुक्त कथन में से कौन सा सत्य है? एक और दो दोनों सत्य है। थलीय समीर के चलने का समय कौन सा? थलीय समीर रात्र में चलता है, रात्रि में। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। वायु क्या? गैस। समुद्र समीर कब चलते हैं? दिन में समुद्री समीर चलते हैं। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचता है? विकिरण। इसी विकिरण विधि में जो है ना ऊष्मा के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें से क्या ऊष्मारोधी है? प्लास्टिक क्या ऊष्मारोधी है? सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो बना लीजिएगा। 37 डिग्री तापमान लगभग डैश के बराबर होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वही सेल्सियस में बोलेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊन एक अपने शरीर को जाड़े में गर्म रखता है क्योंकि ऊन जो है ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। ऊन क्या है? ऊष्मा का कुचालक है ऊन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? विद्युत का सुचालक कौन है? चीनी मिट्टी का बर्तन विद्युत का सुचालक होगा? कभी नहीं होगा। किसी वस्तु पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? इलेक्ट्रॉन। मानव शरीर का सामान्य ताप है 37 डिग्री सेल्सियस। वही फ़ारेनहाइट में ऊपर पढ़े थे ना, 98.6 फ़ारेनहाइट। किस विधि द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु जल की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण में वायु जल की आवश्यकता नहीं होती है माध्यम की। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें किस प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होता है? विकिरण के द्वारा। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को किसके द्वारा ही परिवेश में स्थानांतरित करता है? विकिरण के द्वारा। हमारा शरीर किस विधि के द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है? विकिरण। सभी गर्म पिंड किसके रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं? विकिरण। खून में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा होता है। रेफ्रिजरेटर प्रशीतन के ऊपर में होती ताकि रेफ्रिजरेटर का अन्य भाग किसके द्वारा ठंडी हो सके? संवहन के द्वारा ठंडी होती है। कहता है निम्न में से किस विधि में ऊष्मा एक स्थान दूसरे स्थान तक बीच के माध्यम को बिना गर्म किए ही पहुंच जाती है? विकिरण। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा किस विधि द्वारा गर्म होती है? विकिरण विधि द्वारा गर्म होती है। कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के सबसे कम महत्वपूर्ण है? चालन। चालन से थोड़ा गर्म होती है, चालन तो ठोस में होती है ना, और वहाँ पे वायुमंडल में क्या चाहिए? गैस होगी। तो यहाँ पे विकिरण भी हो सकता है या संवहन विधि द्वारा गर्म हो सकती है। वायुमंडल को निचली परतों को गर्म करने में महत्वपूर्ण है चालन, और चालन जो वायुमंडल के निचली परत को गर्म करता है जो ठोस अवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थ में नहीं होती है? संवहन। संवहन कहाँ होती है? तो द्रव और गैस में होती है। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को कहते हैं? विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। देखिएगा ऐसे जलेगा वो और भाप से कभी जलेगा उसमें काफी मतलब आपको हीट महसूस होगा। ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम ऊष्मा के प्रभावित होने की दिशा को व्यक्त करता है? द्वितीय नियम। निम्न में से कौन सी तापमान की ऐसा यूनिट है? इकाई यानी केल्विन है। तापमान क्या होता है? केल्विन। इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दे देगा, कोयला दे देगा, ये सब जब ऑप्शन आएगा लकड़ी दे देगा। कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस।
ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है पानी का घनत्व। तो ये तीसरा चैप्टर था एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 का। इसी में हम लोग जो है चौथा चैप्टर को भी देखेंगे, जो आगे इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। ये क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चौथा चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। देखते हैं अम्लों का स्वाद कैसा होता है। तो सब जानते हैं अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन। क्या लाइकेन एक सहजीवी है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो रोसेला। लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। निम्न में से कौन से पदार्थ की प्रकृति क्षारीय है? चूने का पानी। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देगा? यानी क्षार। क्या होता है? क्षार। इसका आगे क्वेश्चन कहता है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, तो किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ये तो सब जानता है कि अम्ल लाल को नीला, अम्ल नीला को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। लेकिन जब ना वो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, तब वो किस कलर का लिटमस दिखेगा? तो बैंगनी कलर का दिखता है। निम्न में से कौन सा अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? जिंक। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? उदासीकरण अभिक्रिया कही जाती है। अम्ल और क्षार के बीच की जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? उदासीकरण अभिक्रिया कही जाती है। कहता है धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? तो धातु और लवण। विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है अम्लीय। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? सल्फर डाइऑक्साइड। आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन बढ़ा देता है। आर्हेनियस कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। विलयन की प्रकृति है अम्लीय। अम्लीय अ से अम्लीय, और नीला को लाल करता है तो अनील। क्या हो गया? अम्ल नीला को लाल करेगा। और जैसे ही बोलेगा क्षार, क्षार लाल को नीला करता है। छालनी, गांव के भाषा में कहते हैं छालनी। क्षार लाल को नीला करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संतरा में फॉर्मिकम थोड़े पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिकम पाया जाता है। ठीक है। संतरा में फॉर्मिकम नहीं पाया जाता है। संतरा में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। कहता है क्षार में लाल लिटमस पत्र डालने पर लिटमस पत्र का रंग कैसा होगा? क्षार जो है लाल लिटमस पत्र डालेगा तो छालनी। आराम से याद कर लीजिएगा। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया की प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है, मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया कही? उदासीकरण अभिक्रिया कही जाएगी। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेटल के डंक में मैथनोइक अम्ल पाया जाता है। अम्ल वर्षा की पर्यावरण अम्ल वर्षा जो है वर्षा होगा। पर्यावरण प्रदूषण से बंधित नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेन से। निम्नलिखित में इनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? क्षार। निम्न में से कौन उदासीन विलयन का उदाहरण? शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7, इसलिए क्या है? उदासीन है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू है 7। और सबसे ज्यादा शुद्ध जल कौन सा है? तो वर्षा का जल जो होता है वो शुद्ध जल होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ सूचक के रूप में व्यवहार करता है? हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ी है, गुड़हल हो गए। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से कौन सा पदार्थ निर्मित होता है? लवण। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, जो ऊपर बताए थे। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल स्राव होता है? अमाशय से HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं HCl। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण, जल और उष्मा बनाते हैं।
जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो इसे उपचारित किया जाता है चूना से। साबुन की प्रकृति होती है क्षारकीय या क्षारीय। 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। बिलियन की प्रकृति है उदासीन या क्षारीय। बदलेगी ही नहीं तो उदासीन या क्षारीय होगा। कोई बिलियन नीले या लाल लिटमस पत्र को के रंग को नहीं बदलता है। बिलियन की प्रकृति है उदासीन। रिपीट है क्वेश्चन। सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन के धोने पर लाल क्यों हो जाता है? साबुन की प्रकृति क्षारकीय होने के कारण। साबुन की प्रकृति क्षारीय होने के कारण जो है ना, किसी सफेद कपड़ा पे अगर हल्दी का दाग है तो धोने पर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ क्षारकीय प्रकृति के है? क्षारकीय प्रकृति कौन है? बेकिंग सोडा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। लाल लिटमस को नीले रंग में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? क्षारक के द्वारा। बस कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो इस सब क्वेश्चन आसानी से बनेगा। वर्षा का जल अम्लीय किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। निम्न में से कौन से पदार्थ क्षारकीय प्रकृति के है? बेकिंग सोडा, साबुन, चूने का पानी। क्या क्षारकीय प्रकृति का है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को कैसा कर देता है? गहरा गुलाबी। ग से गुड़हल, ग से गहरा, ग से गुलाबी। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयन को कैसा कर देता है? हरा। देखिए, अम्लीय को क्या करेगा? गहरी गुलाबी, और क्षारकीय को क्या कर देगा? हरा। गुड़हल का पुष्प। एसिड शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से, एसियर से हुई है? जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोप्थलीन कैसा रंग देता है? गुलाबी। साबुन में कौन सा क्षारक होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कपड़ा धोने वाला होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है हम लोग जो लगाते हैं साबुन को होता है। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। CaO का रासायनिक सूत्र क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, पुताई की गई दीवारें के बनने के कारण 3 से 4 दिनों में चमकदार दिखाई देता है। क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दिखाई देता है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो उसे किन क्षारकों से उपचारित किया जाता है? बिना बुझा चूना और कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। फिनप्थलीन और अम्ल के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाएगा। फिनप्थलीन सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग देता है? तो रंगहीन देता है। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में विसर्जन करने से पहले कौन से पदार्थ से उदासीन किया जाता है? तो क्षारकीय। जब चींटी काटती है तो त्वचा में क्या डालती है? अम्लीय द्रव डाल देती है। पढ़े थे चींटी के डंक में कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन मिलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें होता है जिंक कार्बोनेट होता है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने पर मृदा को बनाया जाता है अम्लीय। अमाशय में किसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपचन हो जाता है? अम्ल। तो हम लोग क्या पीते हैं? इनो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक के बीच में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। लवण की प्रकृति का होता है, लवण किस प्रकृति का होता है? अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन। कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार का उपयोग किया जाता है। यहाँ पदार्थ कहलाते हैं सूचक। संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा खाने का सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर कौन सी गैस के बुलबुले देता है? इसलिए पेस्ट्री, केक आदि में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा वाटर बनने पे पदार्थ कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। कार्बोनिक अम्ल होता है। तो ये दोस्तों NCERT साइंस क्लास का चौथा चैप्टर था। अब इससे आगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में इसमें फिर 2 चैप्टर को ऐड किया जाएगा। और एक बार आप लोगों को फिर बोलेंगे, एक बार बुक पढ़िए, फिर इस यहाँ पे आके 1 लाइनर लगाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।